हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 10 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम से कम समय में हमें चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिस्कस करना है ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको परचेज करने का फ्लिपकार्ट लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट है davguru.in। आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। द फेनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेटिंग ऑब्लिकली इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम changes its direction or bends its path when it enters another transparent medium। जब एक लाइट रे ऑब्लिकली किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ बदल लेती है या थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑब्लिकली क्यों बोला गया? क्या तिरछी ही आएगी तभी ये मुड़ेगी? तो हाँ, अगर ये लाइट रे ऐसे आती है 90 डिग्री के एंगल पे आती है तो चाहे ये मीडियम कैसा भी हो, ये मीडियम कैसा भी हो, ये सीधी ही चले जाएगी, इसमें थोड़ा सा भी बेंडिंग नहीं होगा। इसीलिए ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑब्लिकली ही आनी चाहिए तभी आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? लाइट मुड़ती क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाइट का स्पीड बदल जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लाइट का स्पीड हर मीडियम में बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। रियल लाइफ में भी हम लोग कई जगहों पे रिफ्रैक्शन होता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि अ क्वाइन इन अ बीकर ऑफ वाटर अपीयर्स रेज्ड अप कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। अगर एक बीकर में हम क्वाइन को डाल देते हैं और यहाँ पे पानी भर देते हैं तो क्वाइन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। दूसरा है अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट नियर द सरफेस। अगर हम एक कंटेनर में पानी भर लें और उसमें पेंसिल को डाल दें तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखेगी। ये जो बेंडिंग हमें पेंसिल में दिखाई देता है ना, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है अ पॉन्ड अपीयर्स शैलोअर यानी कि लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। एक जो तालाब होता है वो कम गहरा हमें फील होता है। अगर एक्चुअल में ये इतना गहरा है तो हमें लगता है कि ये इतना ही गहरा है। यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। और लास्ट है अ फेस व्यूड थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स डिस्टॉर्टेड इन शेप। अगर आप ग्लास में पानी भर लें और उस पानी के थ्रू अपने फेस को देखेंगे तो आपका फेस डिस्टॉर्टेड लगेगा। यहाँ पे फेस का ये वाला पार्ट दिख रहा है और यहाँ पे फेस जो है थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पर भी लाइट का रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट मुड़ती क्यों है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण है स्पीड वेरिएशन। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर रही है तभी इस स्पीड से वो ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो, तो उसका स्पीड जो है घट जाता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का क्या स्पीड होता है यहाँ पे दिया हुआ है। वैक्यूम या एयर में 3 लाख किलोमीटर चले जाता है 1 सेकेंड में, लेकिन वाटर में एंटर करते ही इसका स्पीड घट जाता है। यहाँ पे वो 1 सेकेंड में 2.25 लाख किलोमीटर ही जा पाता है। ग्लास में और घट जाता है इसका स्पीड, 1 सेकेंड में ये 2 लाख किलोमीटर ही जा पाता है। डायमंड में इसका स्पीड और घट जाता है, ये 1 सेकेंड में 1.25 लाख किलोमीटर ही जा पाता है। रिफ्रैक्शन का दूसरा कारण है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो आप समझते होंगे कि कितना घना है कोई सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा घना या जितना ज़्यादा गाढ़ा सब्सटेंस होगा ना, उससे लाइट उतना ही धीरे, उतना ही स्लो ट्रैवल करेगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम सर्व्स एज इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट के स्पीड से हमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है। अगर लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है किसी मीडियम में तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम होगा, और अगर लाइट का स्पीड बहुत कम है किसी मीडियम में तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा, लाइट का स्पीड उस मीडियम में उतना ही कम होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इनवर्स रिलेशनशिप। हाइयर स्पीड इक्वल लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड हो रहा है एक मीडियम में, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही कम होगा। एंड लोअर स्पीड इक्वल्स हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी। और अगर किसी मीडियम में लाइट लोअर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ज़्यादा होगा। वैक्यूम या एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होता है, इसी वजह से वैक्यूम या एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और स्पीड्स को ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा भी। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, उनके ऊपर से चला जाता है।
तो ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आप याद रखिए, कन्फ्यूज़ मत होइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली एक तरह का रेशियो है। इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर दो मीडियम हमें मेंशन किए गए हैं कि इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो अगर हम v1 बाई v2 कर दें तो हमें जो रेशियो मिलेगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। इतना सिंपल चीज़ है। अब हमें समझना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मीडियम जो कि है ग्लास, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लिखेंगे म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और करेंगे सी में डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इतना करना है, बस हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रखेंगे और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रखेंगे। आपको निकाल के भी बता देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, ये होता है 2 × 10⁸। डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1.5 मिल जाएगा, और यही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इससे हमें ये पता चलता है कि जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में जाएगी, जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में जाएगी तो उसका स्पीड 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताता है। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ज़रूरी थोड़ी है कि लाइट हमेशा वैक्यूम से ही ग्लास में जाएगी, लाइट दो अलग अलग मीडियम में भी तो ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे कि लाइट जो है वाटर से ग्लास में भी जा सकती है। उस केस में अगर हम वाटर और ग्लास में लाइट के स्पीड का रेशियो निकाल दें तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सी बात है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो अलग अलग मीडियम्स आते हैं, तो मान के चलते हैं कि ऊपर मीडियम 1 है जो कि कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और नीचे मीडियम 2 है। अब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसके लिए क्या करेंगे, v1/v2 करेंगे। ये थोड़ा उल्टा होता है, याद कर लीजिएगा अभी के लिए। फ्यूचर में आप इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि ऐसा आया कैसे, अभी हम बताएंगे तो आप और कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो μ21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, और यही हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप याद रखिएगा। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिग्निफाइज हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने निकाला ना, ये जितना ज़्यादा होगा ना, ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम का उतना ही ज़्यादा होगा, वो मीडियम उतना ही घना होगा। और आपको पता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा एक मीडियम का, वो लाइट को उतना ही ज़्यादा मोड़ देगा, उसमें उतना ही ज़्यादा बेंडिंग करवा देगा। रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल। अगर दो मीडियम है, मान के चलिए कि ऐसे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर है तो दोनों तो एक ही तरह का मीडियम हो गया ना, तो लाइट क्यों मुड़ेगा, लाइट ऐसे जाएगा, सीधे चले जाएगा, उसमें बेंडिंग नहीं होगा। अब जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो अगर आप इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इसका डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इसका करेंगे तो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है, तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1। मतलब अगर गलती से कहीं पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे लाइट का बेंडिंग होगा ही नहीं। लाइट का बेंडिंग केवल तभी होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा या 1 से कम आए। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, और जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड तो इन रूल्स को ऑलवेज हमें फॉलो करना है, तभी डायग्राम हमारा सही बनेगा। पहला रूल है, अ लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन मूविंग ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पे हवा है और यहाँ पे ग्लास है, ये शीशा है। अब शीशा जो है डेंस है, घना है, लेकिन हवा जो है वो रेयर है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। लाइट को सीधे चले जाना चाहिए था ना, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। दूसरा रूल है, अ लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी, इसका उल्टा,
तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसी डायग्राम में अपोजिट करके देख लीजिए, इधर है डेंसर, इधर है रेरर। अभी डेंसर से रेरर में भेजते हैं तो लाइट को तो सीधे चले जाना चाहिए था ना, लेकिन लाइट इधर थोड़ा सा मुड़ गई, लाइट इधर गई और इधर मुड़ी, मतलब ये नॉर्मल से दूर हटी ना। तो जब भी डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से लाइट दूर हट जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है और इसको याद कैसे रखें कि किस में दूर जाएगा और किस में पास आएगा। ध्यान से देखिए, जब लाइट रेडर से डेंसर में जाती है तो उसका स्पीड घट जाता है। स्पीड जैसे घटेगा वो नॉर्मल के पास आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पीड घट रहा है तो वो नॉर्मेलिटी की ओर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा वो नॉर्मेलिटी से उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा। स्पीड बढ़ने का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा चंचल हो गया। तो अब बच्चा नॉर्मल कैसे रह सकता है, वो तो नॉर्मल से दूर भागेगा ना, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया। और जब डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड घट जाता है, और जैसे स्पीड घटता है बच्चा का चंचलपन कम हो जाता है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा के इस बात को याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि लाइट अगर नॉर्मल के लॉन्ग आ जाए तब क्या होगा। अ रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन द इंटरफेस डज नॉट बेंड इट्स पाथ। अगर लाइट नॉर्मल के लॉन्ग आ जाए ऐसे, तो ये अपना पाथ बेंड नहीं करेगी, ये सीधी निकल जाएगी। हाँ, सीधी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका स्पीड नहीं बदलेगा। यहाँ पे इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये रेयर मीडियम है, और यहाँ पे इसका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। स्पीड कम होगा, लेकिन यहाँ पे पाथ इसीलिए बेंड नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब। जब भी ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो 2 बार उसका रिफ्रैक्शन होता है। लाइट बेंड्स ट्वाइस, 2 बार ये मुड़ती है। वंस एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब एक बार एयर से ग्लास में एंटर करती है। एंड वंस एग्जिटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, और जब ग्लास से वापस एयर में निकलती है तब एक बार और उसका बेंडिंग होता है। द फाइनल इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू ओरिजिनल इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे था उसी के पैरेलली लास्ट में हमें इमर्जेंट रे निकलता हुआ दिखता है, बट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डी। लेकिन उसमें हमें एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इन सारी बातों को इस डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ बीच में एक ग्लास का स्लैब आ गया, शीशे का एक स्लैब आ गया। जैसे ग्लास का स्लैब आया तो यहाँ पे था रेयर मीडियम, ये था डेंसर मीडियम। तो लाइट जैसे एंटर की रेयर से डेंसर में तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब लाइट ऐसे जा रही थी ठीक ठाक, लेकिन फिर पता चला कि अब उसको डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जितना पहले यहाँ पे बेंडिंग हुआ था, यहाँ वापस से उतना इधर इस तरफ बेंडिंग हो जाएगा और लाइट फिर यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पे इस वाले रे को हमने कहा था इंसिडेंट रे, और वापस से ये जो रे हमें निकला यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है, इस रे को हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर आप इस लाइन को ऐसे बढ़ा देना तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट हमें दिखेगा जिसको हम लोग डी कह सकते हैं, और यही एक तरह का लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो जो टर्म्स है सबको आप देख लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही यहाँ पे एंगल होगा, और जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही यहाँ पे एंगल होगा। इंसिडेंस एंगल जो होता है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आपको पता है कि जब भी ग्लास प्रिज्म से हम लोग वाइट लाइट रे को पास करवाते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, और उसको हम लोग विबग्योर से याद रख सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी एक्सप्लेन करके बताया था। सर आइजैक न्यूटन यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू स्प्लिट वाइट लाइट। उन्होंने ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट को स्प्लिट किया था और उससे उनको एक स्पेक्ट्रम मिला था। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जिसमें कि 7 अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। एक ऐसा पैच जिसमें कि ये 7 रंग दिखाई देते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये विबग्योर से याद रख सकते हैं। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। इसका कारण क्या है, ये स्प्लिट हुआ ही क्यों 7 अलग अलग रंगों में, तो इसका कारण है कि डिफरेंट कलर्स के जो लाइट होते हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं एक मटेरियल मीडियम में। जैसे कि जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ ग्लास में ट्रैवल करता है, इसी कारण से उसमें लीस्ट बेंडिंग होता है। सबसे कम रेड लाइट ही मुड़ा था ना। और जो वॉयलेट लाइट होता है वो सबसे स्लोएस्ट चलता है ग्लास में, इसी कारण से उसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग हमें देखने को मिलता है।
आपको पता है ना कि लाइट जितना ज़्यादा स्लो होगा एक मीडियम में, उतना ही ज़्यादा वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, उतना ही ज़्यादा वो बेंड होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया गया है कि रेड, ब्लू और ग्रीन, आर, बी और जी, RGB जिसको बोल सकते हैं, तो इन तीनों रंगों को प्राइमरी कलर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों कलर्स को अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिक्स करके हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलर्स बना सकते हैं। जितने भी रंग दिखाई देते हैं ना, वो इन तीनों RGB की मदद से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए RGB की मदद से जितने भी रंग बनते हैं उनको कंपोजिट कलर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रेनबो, अ नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन। जब नेचुरली डिस्पर्शन होता है तब हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। स्पेशली ये कब दिखता है? जब बारिश के बाद सूरज उगता है ना, तब ये हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद वाटर ड्रॉप्स आसमान में सस्पेंडेड रहते हैं, वो हवा में ही तैरते रहते हैं, और जब सूरज उगता है तो सनलाइट का डिस्पर्शन होने लगता है और ये 7 अलग अलग रंगों में बंटने लगता है, और वही इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेस। लेंस क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दो सरफेस से घिरा हुआ है जिसमें कि एक एटलीस्ट एक स्फेरिकल है, तो हम उसको लेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेंस ऐसा भी हो सकता है, ठीक, लेंस ऐसा भी हो सकता है, लेंस ऐसा भी हो सकता है, और लेंस ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, चारों लेंस में एक कर्व सरफेस जरूर है। इसमें ये वाला कर्व सरफेस है, इसमें तो दोनों कर्व सरफेस है, इसमें इधर वाला कर्व सरफेस है, और इसमें इसमें दोनों था, और इसमें इधर वाला कर्व सरफेस है। तो एटलीस्ट एक कर्व सरफेस अगर है, स्फेरिकल सरफेस अगर है, तो हम उसको लेंस कहेंगे। हमें मेनली दो तरह के लेंसेज के बारे में पढ़ना है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लेंस होता है ना, कुछ इस तरह का होता है, बीच में मोटा और साइड साइड से पतला। जितने भी पैरेलल लाइट रेज आते हैं, ये सबको कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर मिलवा देता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा है कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, बीच में पतला चिपटा हुआ और साइड साइड से निकला हुआ मोटा होता है। तो ये जितने सारे लाइट रेज आते हैं ना, ये सबको ऐसे करके फैला देता है, ठीक है, ये सबको फैला देता है। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सबको डाइवर्ज करवा देता है। अब लेंस से रिलेटेड कुछ की टर्म्स है, उसको समझना जरूरी है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, चौथा है ऑप्टिकल सेंटर, पांचवा है प्रिंसिपल फोकस, और छठा है फोकल लेंथ। तो इन सबको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, आपको उसमें दो सरफेस दिखेगा। अगर आप इस सरफेस को पूरा कर दे तो एक स्फेयर बन जाएगा, और इस सरफेस को भी पूरा कर दे तो एक स्फेयर बन जाएगा। इन दोनों स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी देखिए एक स्फेयर बन रहा है, और इधर से भी एक स्फेयर बन रहा है। इसका जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर्स को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेयर है, ये जो गोला है, इसका जो रेडियस होगा उसी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर देखिए, इधर भी स्फेयर है, इसका जो रेडियस होगा उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी देखिए, इसके लिए R1 यहाँ पे हो गया और R2 यहाँ पे हो गया, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जोड़ दे तो ये जो लाइन बन रहा है ना, इसी को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देते हैं तो ये जो लाइन बन गया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब बचा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इन तीनों को दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे पाया जाने वाला वो पॉइंट होता है जिससे अगर आप लाइट रे को भेजेंगे ना, तो ये अनडेविएटेड रह जाएगा, ये थोड़ा सा भी नहीं मुड़ेगा। यहाँ पे भी है ऑप्टिकल सेंटर, इससे अगर आप लाइट को भेजेंगे तो ये अनडेविएटेड रह जाएगा। दूसरा है प्रिंसिपल फोकस, जिसको कि हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर आप पैरेलल लाइट रेज को ला रहे हैं, लेंस पे पड़ा ये पैरेलल लाइट रेज, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर जाके मिलता है ना, इसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आई, और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल लाइट रेज तो फैल जाएगी, एक उधर चले जाएगा, एक उधर चले जाएगा, एक उधर चले जाएगा, तो आगे जाके तो कहीं नहीं मिलने वाला है ये। तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे लाइट रेज जो है यहीं से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लग रहा है कि ये यहीं से आ रहा है, ये सब यहीं से निकल के जा रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग इस केस में क्या कहेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब बचा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा? ये जो फोकस पॉइंट है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी हो गया, इसी को कहेंगे फोकल लेंथ। सेकेंड फोकल लेंथ ये हो गया, और इसके लिए सेकेंड फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ये वाला डिस्टेंस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से
फोकस पॉइंट के बीच का दूरी। तो डायग्राम से हम आपको समझा दिए, बस आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 3 स्पेशल रेज फॉर लेंसेज। लेंसेज के लिए 3 स्पेशल रेज है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप डायग्राम बना पाएंगे, नहीं तो आपसे डायग्राम ही नहीं बनेगा। अब ये तीनों स्पेशल रेज क्या है इसको पढ़ना आपका काम है, हम आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए 3 स्पेशल रेज क्या क्या हैं। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल लाइट रेज को एंटर करवाएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाकर गुजरेगा, डेफिनेटली वो फोकस से ही जाएगा, एकदम रूल है, इसको याद कर लीजिए। दूसरा रूल है कि अगर आप लाइट रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करवाएंगे तो ये अनडेविएटेड रह जाएगा, ये तो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। और तीसरा स्पेशल रे है कि अगर आप किसी लाइट रे को फोकस से होकर पास करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसका अपोजिट नहीं हो गया ये, कि अगर पैरेलल लाएंगे तो फोकस से गुजरेगा, आप फोकस पे लाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों क्लियर हो गया। अब इसके लिए देखिए, कॉनकेव लेंस के लिए देखिए। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर हम कॉनकेव लेंस पर पैरेलल लाइट रे लाएं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो तो डाइवर्ज हो जाएगा, ये उस तरफ मुड़ जाएगा। तो क्या ये फोकस से नहीं गुजरेगा? गुजरेगा, लेकिन असली में नहीं गुजरेगा, अपेरेंटली गुजरेगा, मतलब गुजरता हुआ प्रतीत होगा। अगर इस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से ही आ रहा है, तो ये वर्चुअली इस फोकस पॉइंट से गुजरता है। एक लाइट रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करवाए तो ये अनडेविएटेड रह जाएगा, जैसा यहाँ नियम था वैसा यहाँ भी नियम है। और तीसरा रूल है कि अगर हम फोकस की तरफ डायरेक्ट कर दे लाइट रे को, जैसे कि यहाँ पे इसका फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, और हम यहाँ से इसको पास करवाते हैं, सेकंड नहीं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस तो इधर होता है ना। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ फोकस, इस तरफ लाइट रे को डायरेक्ट करते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसका अपोजिट नहीं हो गया ये, कि अगर पैरेलल लाइट रे आएगी तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई दिखाई देगी, अगर फोकस पे लाइट को भेजेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। और दूसरा वाला बीच वाला तो दोनों में कॉमन था कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो एकदम नहीं मुड़ेगी, एकदम सीधी चले जाएगी, चाहे आप ऐसे भेजिए, ऐसे भेजिए, ऐसे भेजिए, कैसे भी भेजिए, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सीधी चले जाएगी, वो एकदम नहीं मुड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको अलग अलग केसेस याद रखने हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं ना तो उसमें अलग अलग तरह के इमेजेस बनते हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस के सामने आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए एक के तरह का इमेज बनेगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा केसेस नहीं है, ज़्यादा केसेस कॉन्वेक्स लेंस वाले में है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और उसके बाद वहाँ से 2 लाइट रे को लाएंगे, और दोनों लाइट रे स्पेशल रेज होने चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक लाइट रे पैरेलल ला रहे हैं, दूसरे वाले को भी पैरेलल ला रहे हैं, दोनों रिफ्रैक्ट होगा और उसके बाद ये फोकस से ही गुजरेगा। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है, इस बात को आप रट लीजिए, घोल के पी जाइए, जो कीजिए आपका काम है। जब दोनों लाइट रे फोकस पे ही कटा तो यहाँ का इमेज देखिए कितना छोटा बना, पॉइंट इमेज बना ना, इसीलिए हम लिख सकते हैं ये रियल इमेज है, क्योंकि सच में लाइट रे एक दूसरे को काट रही है ना, तो रियल इमेज है। डिमिनिश्ड है यानी कि बहुत छोटा है, पॉइंट लाइक इमेज है, और ये फोकस पर बन रहा है, फोकस पॉइंट पे बन रहा है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखना है, जिसको 2f भी लिख सकते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट का साइज पता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, बहुत दूर नहीं है। यहाँ से हम लोग 2 लाइट रे निकालेंगे, दोनों स्पेशल रेज ही होंगे। पैरेलल जाएगी जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो कि सीधी निकल जाएगी। अब दोनों लाइट रे यहाँ पे एक दूसरे को काटेगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे यही इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज थोड़ा सा छोटा बना, इसलिए हम लोग इमेज को डिमिनिश्ड कहेंगे, और रियल कहेंगे क्योंकि सच में दोनों लाइट रे यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, इसीलिए रियल कहेंगे। इन्वर्टेड कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज उल्टा बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड हो गया। और बना कहाँ, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। अब हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, अब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, दोनों यहाँ पे कटेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में रखना है। धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेते जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट f पे रखेंगे और उसके बाद f के अंदर रखेंगे। तो इस पॉइंट पे जब रखेंगे तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काट रहा है, और देखने से साफ पता चल रहा है कि ये जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज यहाँ पे बन रहा है कि नहीं।
तो इमेज रियल होगा क्योंकि सच में लाइट रे काट रही है एक दूसरे को। इन्वर्टेड होगा क्योंकि उल्टा बन रहा है। मैग्नीफाइड होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। और इसका पोजीशन होगा बियॉन्ड 2f, ये 2f से बाहर बनेगा। अब हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखे हैं। जब फोकस पे रखेंगे तो एक लाइट पैरेलल जाएगा जो कि फोकस से होकर गुजरेगा, और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जो कि सीधा निकल जाएगा। अब पता चलेगा कि दोनों पैरेलल ही जा रहा है, तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा। जस्ट उल्टा नहीं हो गया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनने लगा। तो एक दूसरे का इन्वर्स ही होता है, बहुत जगह आपको इस तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो इमेज बनेगा रियल बनेगा क्योंकि सच में लाइट रे आगे जाएगी और कहीं पर मीट करेगी, मीट तो नहीं करेगी लेकिन कहीं पे प्रोजेक्ट होगी और इमेज का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है इन्वर्टेड होगा इमेज, इमेज उल्टा बनेगा। उसके बाद मैग्नीफाइड होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा क्योंकि फोकस पे हमने इतना छोटा सा रखा है, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा उसका इमेज बनेगा। लास्ट में हम लोग फोकस पॉइंट के भी अंदर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले जाएंगे तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगा जो कि फोकस से होकर गुजरेगा, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा। हमें पता चलेगा कि आगे तो ये कहीं मीट कर नहीं रही है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगा 2f और f के बीच में, और इमेज बहुत बड़ा बनेगा। इस बार इमेज रियल नहीं होगा, इस बार इमेज वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, इस बार इमेज इरेक्ट होगा, और इस बार इमेज छोटा भी नहीं होगा, इस बार इमेज मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। एक और चेंज यहाँ पे हुआ कि पहले लेंस के उस साइड बन रहा था, अब लेंस के इस साइड ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हर तरह की इमेज का फॉर्मेशन हम आपको समझा दिए, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और अच्छे से डायग्राम को समझ लीजिएगा, तो आपको ये सब याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप समझ के एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन। अब कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है, ये रहा कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखिए, एक लाइट पैरेलल जाएगी जो कि उधर चली जाएगी, एक लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे जो कि इधर जाएगा, आगे तो कहीं मिलने वाला है नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा बना। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा अंदर किए हैं, थोड़ा पास लाए हैं तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा बना। यहाँ पे थोड़ा और पास लाए हैं तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ा सा छोटा बना। तो हर बार इमेज जो है वर्चुअल ही है क्योंकि सच में लाइट रे नहीं काट रहा है, हमें डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ा तब लाइट रे यहाँ पे काटी है ना। तो हर बार जो है वर्चुअल इमेज ही बन रहा है, इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज ही बन रहा है, और वस्तु से छोटा इमेज ही बन रहा है, यानी कि डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ इमेज ही हमें देखने को मिल रहा है। वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कॉनकेव लेंस के केस में ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगा। लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। लेंसेस का कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, फोटोग्राफिक कैमराज में, हर जगह लेंसेस का इस्तेमाल होता है। ह्यूमन आई में भी लेंस पाया जाता है, वो बिल्ट इन लेंस होता है, उसको भगवान बना के भेजे हैं, हम लोग उसको नहीं बनाते हैं। वैसे अगर वो ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है विद आर्टिफिशियल लेंस, वो भी आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग लेंसेज का यूज़ करते हैं। ग्रेट रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बहुत दूर की चीज़ों को हम बहुत पास से देख सकते हैं, मतलब उसका बहुत अच्छा मैग्नीफाइड इमेज हम लोग देख सकते हैं। पहले टेलीस्कोप्स में रिफ्रैक्टर्स का यूज़ होता था, लेकिन आजकल मिरर्स का भी यूज़ किया जाता है। मिरर्स का यूज़ करके और बेहतर तरीके से बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। और लास्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि लाइट एक मीडियम से निकली और वो बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद दूसरे मीडियम में नहीं गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइट यहाँ से निकली और बेंड होने के बाद दूसरे मीडियम में नहीं जाके इसी मीडियम में रह गई, तो इसी को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऐसा होता है ऑप्टिकल फाइबर के केस में। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, उसमें लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो के आगे बढ़ती है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।